तो स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट वाला टॉपिक चैप्टर नंबर 8 हमने वेव्स स्टार्ट किया हुआ है। उसका नेक्स्ट वाला टॉपिक है छोटा सा, ये बेसिकली जो पहले हमने पोर्शन डिस्कस किया उसमें हमने वेव्स की टाइप्स को डिस्कस किया है, स्पीड ऑफ साउंड को डिस्कस किया है। अब हम इससे पहले हम सिंगल वेव को डिस्कस करते रहे हैं। हमने जस्ट सिंगल वेव का कंसेप्ट दिया है, सिंगल वेव्स एक मीडियम में कैसे ट्रैवल करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करती हैं और वो कैसे एनर्जी को ट्रांसफर कर रही हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसमें हमने वेव्स को सुपरपोज करवाना है, वेव्स को कंबाइन करवाना है, ओवरलैप करवाना है। ठीक है, सुपरपोजिशन का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स या ओवरलैपिंग ऑफ टू वेव्स, ओवरलैपिंग और कॉम्बिनेशन। इस यहां पे हम लिख सकते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, ओवरलैपिंग ऑफ टू वेव्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, ये मैं पहले आपको आसान वर्डिंग में समझा देता हूं, उसके बाद हम इसको डिटेल में आगे करेंगे। क्या है कि जैसे ये दो वेव्स मैंने यहाँ पे बनाई है, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है। तो ये वेव 1 का एम्पलीट्यूड है y1, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट का नाम भी सिंपल देते हैं। इसी तरह इस मीन पोजीशन से यहां तक एक्सट्रीम पोजीशन तक ये भी डिस्प्लेसमेंट है y2, ये वेव 2 का है। अब जब ये दोनों वेव्स, अगर दोनों वेव्स के मीडियम के पार्टिकल, वेव 1 और वेव 2 के मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर सिमल्टेनियसली एक्ट करें, जैसे देखें ये यहां पे सुपरपोज कर रहे हैं, सुपरपोज्ड, ठीक है, यहां पे ये सुपरपोज कर रहे हैं वेव 1 और वेव 2, इसका एम्पलीट्यूड था y1 और इसका एम्पलीट्यूड था y2, इनकी सुपरपोजिशन हो रही है। When the particles of the two waves simultaneously acted upon on each other, जब ये एक दूसरे के ऊपर simultaneously एक्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आता है वो कैसे आता है, वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट को जमा करके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट को सम करके, उनको एड अप करके उससे हम क्या हासिल कर सकते हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जब दो वेव्स ओवरलैप करती हैं। यही डेफिनेशन यहां पर मैंने मेंशन किया है कि फिर पार्टिकल ऑफ मीडियम इज सिमल्टेनियसली एक्टेड upon, किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स जब सिमल्टेनियसली एक्टेड upon होते हैं, दूसरे के ऊपर एक्ट करते हैं, ये एक पार्ट है यहां तक, upon by a number of waves, by a number of waves, then क्या होता है, then the resultant displacement of the particle is the algebraic sum of their individual displacement। जब दो वेव के पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर एक्ट करते हैं, एक्ट करने के बाद अगर हमने उन पार्टिकल्स का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम अलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, हम दोनों वेव्स के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, एड अप कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये इसी तरह आपने डेफिनेशन मेंशन कर देनी है। उसके बाद इसकी आ जाती है मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स हैं, n नंबर ऑफ वेव्स हैं, क्या है हमारे पास, n नंबर ऑफ वेव्स हैं। अब अगर n नंबर ऑफ वेव्स हैं तो उनके डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इंडिविजुअल, उनके अलग अलग। n नंबर ऑफ वेव्स का मतलब क्या है, n1 एक वेव है, n2 एक दूसरी वेव है, n3 एक तीसरी वेव है, उनके अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आपके पास ये होंगे, y1 y2 y3 अप टू सो ऑन, कहां तक, yn तक। अगर हमने इन सारी वेव्स को सुपरपोज करवा दिया तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बाय अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, हम सारे डिस्प्लेसमेंट का अलजेब्रिक सम लेंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट
डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इसकी डेफिनेशन को और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस करने के बाद अब हम आगे करने जा रहे हैं, दो केस डिस्कस करने लगे हैं, दो एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं और ये बहुत इजी है। इसमें देखें फर्स्ट वन केस मैंने यहां पे लिखा है व्हेन टू वेव्स आर इन फेज। हमने दो ऐसी वेव्स को सुपरपोज करवाना है जो इन फेज हो, जो क्या हो, इन फेज हो। इन फेज होने का मतलब है उनकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब यहां पे देखें जब दो वेव्स इन फेज होंगी तो उनमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कौन कौन से फिनोमेना को वो पूरा कर रही हो, कौन कौन सी कंडीशन को वो पूरा कर रही हो, उनमें सुपरपोजिशन हो, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिस्कस कर सकते हैं। सेम फ्रीक्वेंसी हो और वो इन फेज हो, क्या हो, इन फेज हो। तो देखिए ये मैंने वेव 1 ड्रॉ की है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, y1, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये वेव 2 है, ये इसकी मीन पोजीशन है, और ये किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम हमने वेव 2 प्रोड्यूस की जिसका एम्पलीट्यूड y2 है। अब मैं इन दोनों वेव्स को क्या करता हूं, सिमल्टेनियसली एक्टेड upon कर रहा हूं, इनको सुपरपोज करवा रहा हूं, इनकी ओवरलैपिंग करवा रहा हूं। जब ओवरलैपिंग करवाता हूं तो ये सुपरपोजिशन हो रही है, इनकी ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या होता है, हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव आ जाती है। ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक रिजल्टेंट वेव है। अब ये जो रिजल्टेंट वेव है ना, इसमें देखें इसका एम्पलीट्यूड जो है वो y है, विच इज इक्वल टू y1 प्लस y2। यही चीज मैंने यहां पे वर्डिंग में नीचे मेंशन किया, व्हेन टू वेव्स ओवरलैप ईच अदर हैविंग सेम फेज, यहां मैंने मेंशन कर दिया है दो ऐसी वेव्स जिनका फेज सेम हो, जब ओवरलैप करती हैं तो उनका देयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम, उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम हो, क्योंकि दोनों वेव्स का डिस्प्लेसमेंट एड अप हो रहा है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बेसिकली किसके इक्वल है, सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इसके इक्वल है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास केस नंबर 2, ये बिल्कुल हमने केस नंबर 1 के रिवर्स करना है। व्हेन टू वेव्स आर आउट फेज, व्हेन टू वेव्स आर आउट फेज, तो इसमें देखें वही चीज, इसमें सुपरपोजिशन होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन यहां पे आउट फेज है, वहां पे क्या था, इन फेज था। अब यहां पे देखिए ये हमने वेव 1 ली है, वेव 1, इसमें इसका एम्पलीट्यूड देखें बिल्कुल ये y1 है, ठीक है, और ये वेव 2 है। ये वेव 1 और वेव 2 के ऊपर गौर करें, देखें इसका फर्स्ट वाला पोर्शन अपवर्ड है, सेकंड वाला डाउनवर्ड है, ये क्रस्ट अपवर्ड है, ठीक है, मेन पोजीशन से अपवर्ड है ये पार्ट, ठीक है, और ये मेन पोजीशन से डाउन। वेव 2 में देखें कि इनिशियल पोजीशन वाला पार्ट डाउनवर्ड चला गया और सेकंड पोजीशन वाला अपवर्ड चला गया, इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों वेव्स आउट फेज हैं, ये दोनों वेव्स क्या हैं, आउट फेज हैं। एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम इनके डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, इनके डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट। अब जब ये सुपरपोज करते हैं टू ईच अदर, जब इनकी सुपरपोजिशन होती है तो देखें ये हमारे पास वेव 1 है ना, बेसिकली ये वेव 1 है और ये वाली क्या है, वेव 2। जब ये सुपरपोज करता है देखिए ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, y1 अपवर्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, y2 डाउनवर्ड है। तो ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल ना भी हो तो जितनी अमाउंट में ये होंगे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके रिजल्टेंट वेव क्या प्रोड्यूस करेंगे, हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। हमारे पास एक स्टेशनरी वेव बेसिकली प्रोड्यूस होती है यहां पे। अब इसी चीज को मैंने यहां पे वर्डिंग में मेंशन किया है कि व्हेन टू वेव्स ओवरलैप ईच अदर हैविंग अपोजिट फेज, देखे ना इनके अपोजिट फेज हैं, ठीक है, इनमें जो फेज डिफरेंस है बेसिकली वो 180 डिग्री का है, ये अपोजिट फेज रखते हैं, हैविंग अपोजिट फेज देयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी मिनिमम। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहां पे 0 भी लिख सकता था मैंने, लेकिन यहां पे मिनिमम का वर्ड यूज किया है कि कुछ ऐसी वेव्स भी हैं जिनमें आंसर 1 आए या 0.5 आ सकता है, मिनिमम आंसर आएगा, क्योंकि दो वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास, क्योंकि अपोजिट होने की वजह से यहां पे माइनस आ जाता है। इसको आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल -y2 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको वही फॉर्म बन जाती है y1 - y2।
तो देखें ये हमने उसकी मैथमेटिकल y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2 इसलिए लिखा है क्योंकि दूसरे वाली वेव डाउनवर्ड है, ठीक है। तो इसको हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को इस तरह भी लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिस्कस करने के बाद यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमेनाज हमने आगे डिस्कस करने हैं जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से डिस्कस किए जा सकते हैं। बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल उन फिनोमेनाज को लीड कर रहा होता है। अगर इसके बेसिक प्रिंसिपल को हम नहीं अपनाएंगे, ठीक है, तो हम उन फिनोमेनाज को डिस्कस नहीं कर सकते। उनमें सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग फिनोमेना है वो है इंटरफेरेंस का। इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें क्या होता है कि दो वेव्स होंगी और वो सुपरपोज करेंगी, ओवरलैप करेंगी। टू वेव्स वो ओवरलैप करेंगी, उनकी कंडीशन क्या है कि दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होना जरूरी है, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। दूसरी कंडीशन क्या है? ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। दो वेव्स हों, उनकी फ्रीक्वेंसी भी इक्वल होनी चाहिए और वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए। देन वो जब सुपरपोज करेंगी तो वो कौन सा फिनोमेना प्रोड्यूस करेंगी? इंटरफेरेंस का। टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन प्रोड्यूस द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। अब नेक्स्ट सेकंड फिनोमेना आ जाता है बीट्स। ये आगे हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहां पर जस्ट हम इनकी डेफिनेशन सीख रहे हैं। बीट्स क्या है कि दो वेव्स का होना जरूरी है और उनकी सुपरपोजिशन होना जरूरी है। टू वेव्स, लेकिन आगे दो कंडीशन है इनकी। टू वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यहां पे था सेम, बिल्कुल आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, लेकिन बीट्स के फिनोमेना को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो और दूसरी कंडीशन क्या है? सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हूं। टू वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, when they superpose they produce the phenomena of beats। कौन सा फिनोमेना प्रोड्यूस करेंगी? बीट्स का फिनोमेना। आगे लास्ट वन हमारे पास इंटरेस्टिंग फिनोमेना आ जाता है स्टेशनरी वेव्स का। स्टेशनरी वेव्स में क्या है? दो वेव्स होना जरूरी है, उनका ओवरलैप करना जरूरी है, लेकिन कंडीशन यहां पे थोड़ी सी आगे चेंज होती है। यहां पे फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी बट दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी। सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करना, उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन जब वो सुपरपोज करेंगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगी? स्टेशनरी वेव, ठीक है। और स्टेशनरी वेव की प्रॉपर्टी, उसमें नोड बनते हैं, एंटी नोड बनते हैं, वो आगे हम जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसमें इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।